अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी मींस अकरेंस और चांसेस ऑफ एनी इवेंट, कि एक इवेंट के होने या ना होने के क्या चांसेस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला क्या है, उससे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेसिस से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं टोटल, जो कि अकरेंस हो सकती है जिनकी, ठीक है जी। उसके मुताबिक फिर हमारे पास ये इवेंट्स हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग जनरल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और डिवाइड कर दिया जाता है उसको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेसिस के साथ, कि टोटल जो हमारे पास लार्जेस्ट सेट है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड किया जाता है जो गिवन स्मॉलर सेट की वैल्यूज़ होंगी। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास जो सैम्पल स्पेसिस हैं उसमें टोटल 10 नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली इसी में से हमने एक सबसेट लिया जिसमें सारे के सारे ओड नंबर हमने डिस्कस कर लिए। अब ओड नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ, पहले 10 नेचुरल नंबर्स में ओड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या तरीकाकार है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 5, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 10, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2 या 0.5। इसका मतलब ये है कि हर एक नंबर के गुजरने के बाद दूसरा नंबर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी में एक इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि वो क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर है वो होगा 1 और मिनिमम आंसर कितना होगा 0। मैक्सिमम आंसर तब एग्जिस्ट करता है, फर्ज कर लें कि यहाँ पर जितने सैम्पल स्पेसिस हैं आपके सबसेट में भी उतनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हों, कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और अगर यहाँ पे मैं इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 1 में से हम अगर ओड नंबर वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इवेंट बी यहाँ पे शो कर रहा है किस चीज़ को, इवन नंबर्स को, कि इवन नंबर्स की अकरेंस के क्या चांसेस हैं। तो पहले 10 जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके अंदर 50-50% चांसेस हैं किसके, नेचुरल नंबर्स के अंदर ओड नंबर और इवन नंबर जो है हर एक नंबर के बाद जो हमारे पास पहला नंबर है 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, हर एक नंबर गुजरने के बाद हमारे पास एक ओड नंबर आ जाता है। और फिर इसी तरह इवन नंबर की बात करें तो हर एक नंबर गुजरने के बाद एक इवन नंबर मिल जाता है। तो याद रखने वाली बात कि अगर किसी इवेंट के ना होने की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम किस तरह से निकालते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से जितनी अकरेंस है उसको माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है जो कि फिल वक्त अकर नहीं हुआ। फिर कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ में यूज़फुल साबित होते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर ए और बी हमारे पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और आप दो सेट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, किस तरह से, यानी दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ए और बी की, ठीक है जी। ए और बी के केस में हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट सेट की प्रोबेबिलिटी में ऐड कर दी जाती है सेकंड सेट की प्रोबेबिलिटी। कब, जब ऐसा करेंगे उस केस में दोनों सेट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर ए सेट हमारे पास क्या है ओड नंबर का, तो बी सेट हमारे पास क्या होना चाहिए इवन नंबर का, कोई भी चीज़ इनमें कॉमन या मुश्तरका नहीं होगी। इसी तरह अगर इसी इवेंट को थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनमें एटलीस्ट एक वैल्यू या एक प्रॉपर्टी या एक ऑब्जेक्ट जो है या एक इवेंट जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है जी। उस केस में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फ़र्ज़ कर लें जैसे ये दो सेट है हमारे पास, सैम्पल स्पेसिस वही कंसिडर कर ली, ए ये कंसिडर कर लिया, बी सेट फ़र्ज़ कर लें मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2, 5 एंड 8। अब इस केस में हमारे पास इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 3/10 है, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/10, यानी टोटल अगर आपने निकालना है ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/10, ठीक है जी, और ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/10 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास
जो नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इजीली फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं, वो आपको ए और बी और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे के ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। कब? ये बात ज़हन में रखनी है कि जब दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट चीज़ क्या है जी, इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि अगर ए की वजह से बी इम्पैक्ट नहीं हो रहा और बी का इम्पैक्ट ए पर नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन यहाँ पे एंड को शो कर रहा है और यूनियन यहाँ पे किसको शो कर रहा है, और को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। यहाँ पे एक्सक्लूसिव और नॉट एक्सक्लूसिव वाली डिस्कशन नहीं होती, हम सिंपल इस लेवल पर डिस्कशन ही किस चीज़ की करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट के केस में जब एंड ऑपरेशन के लिहाज से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी इंटरसेक्शन की, तो दोनों सेट्स की प्रोबेबिलिटी या दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड जो MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें यही चीज़ मेन आपने खास ख्याल रखना है कि वो सैम्पल स्पेस दे के, हो सकता है प्रोबेबिलिटी खुद दे दे, नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करने पड़ सकते हैं। यानी मेन फार्मूला ये है, इसी से वो प्ले करेगा। इसी तरह ये मेन फार्मूला है, इसी से प्ले करेगा। इन चार में से तीन चीज़ें दे देगा, एक निकालनी होगी। इन तीन में से दो चीज़ें दे देगा, एक निकालनी होगी। डिपेंड करता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नेक्स्ट है जी मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी, मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, वो क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट्स दैट इफ़ अ स्टेटमेंट P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल, कोई एक फंक्शन दिया गया है, हम उसमें n की जगह सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, और 1 पुट करने पर वो स्टेटमेंट यानी जो फंक्शन है वो ट्रू प्रूफ हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हम क्या कहते हैं कि इट इज़ ट्रूथ फॉर P ऑफ n for n equals to k implies that the truth of P of n for n equals to k plus 1, कि पहले वो प्रूव होगा किस पे, n की वैल्यू 1 रखनी है, फिर n को एक कांस्टेंट के इक्वल रखना है, यानी 2 दफ़ा उसको ट्रू प्रूव कर लिया। फिर ये दोनों चीज़ें इंप्लाई करती हैं कि अगर n की जगह पे आप k प्लस 1 यानी कांस्टेंट प्लस 1 पुट करेंगे, तब भी आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाता है, इजीली वेरीफाई हो जाता है। अब जब फंक्शन वेरीफाई हो जाएगा तो सिंपली आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर काम ही ये करना होता है कि दो मेन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो नया रिजल्ट जनरेट करते हैं, उस रिजल्ट से प्रीवियस यानी गिवन रिजल्ट बनाया जा सकता है या नहीं। तो ये चीज़ें ट्रूथ में आप चेक कर रहे होते हैं कि गिवन स्टेटमेंट के अंदर जब आपने पहले n की जगह 1 पुट किया, k पुट किया, ट्रू प्रूफ हो गया, फिर n की जगह k प्लस 1 पुट किया, जब k प्लस 1 रिप्लेस कर दिया जाता है तो क्या हम दोबारा से रिवर्स बैक कर सकते हैं, ओरिजिनल रिजल्ट्स बनाए जा सकते हैं। अगर तो ओरिजिनल रिजल्ट्स बन रहे होते हैं तो वो हमारे स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर देती है, अदरवाइज जो गिवन फंक्शन होता है वो इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जा रहा होता है। और यहाँ पे n किसको शो कर रहा है, n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह फिर बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपेंशन के कुछ फार्मूलाज हैं कि अगर हमारे पास होल पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में आ जाती है ग्रेटर देन 3, 4, 5, 7 इस तरह से, तो हम उसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी होल पावर n इक्वल्स टू nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, यानी 0 से आप स्टार्ट करते हैं, पावर कैसे बनती है, n में से 0 को माइनस करते हैं, b की पावर 0, फिर nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, करते करते ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि ऊपर वाला कोफिशिएंट और नीचे वाली वैल्यू सेम ना आ जाए। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वो नीचे वाले सबस्क्रिप्ट के इक्वल आएगा, तो हम इसकी एक्सपेंशन को रोक देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें कंबिनेशन के लिहाज से, nc0 और ncn इन दोनों का आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, और nc1 जो है इसका आंसर किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जब भी आप एक्सपैंड करते हैं तो उसके लिए एक नोट लिखा हुआ है कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमेशा होल पावर से एक ज़्यादा आएंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, 3। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो पावर इसकी 2 थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 3 आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास होल पावर 5 है
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी। डिपेंड करता है गिवन पावर पे। तो ये जो नोट लिखा गया है इसमें यही चीज़ मेंशन की गई है कि अगर n पावर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n+1। ठीक है जी। अब जनरल टर्म है कि फर्ज कर ले आपने इसको पूरे को एक्सपेंड नहीं करना, आपने इसमें से एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, 4th टर्म निकालनी है, वो टर्म निकालनी है जिसमें x की पावर है ही नहीं, तो वो उस टर्म को निकालने के लिए यानी जनरल टर्म स्पेसिफिक टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, TR+1 इक्वल्स टू NCR A n-R, B की पावर क्या है R, n यहाँ पे अगेन एक्सपोनेंट है और R डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्म पे कि कौन सी टर्म हम निकालना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट 6 टर्म तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5। क्यों, क्योंकि 5+1 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ठीक है जी, इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है। फिर जनरल टर्म के केस में मिडल टर्म की डिस्कशन भी है। मिडल टर्म के कुछ फार्मूलाज हैं, उससे हम ये जस्टिफाई करते हैं कि विच टर्म इज कंसिडर्ड एज मिडल टर्म। पहले हम पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन को जस्टिफाई करने के बाद इस फार्मूला से मिडल टर्म निकलेगी। यानी जब भी कोई टर्म निकालनी है तो ये वाला फार्मूला यूज होना है। मिडल टर्म की जो टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो पोजीशन एलोकेट करने के लिए कि अगर हमारे पास होल पावर कितनी है, इवन नंबर में है, यानी 4 पावर है, 6 पावर है, 8 पावर है, तो हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मिडल टर्म की पोजीशन निकालते हैं। फर्ज कर लें 4 पावर थी, 4+2 6 हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसकी थर्ड टर्म जो है वो इस केस में क्या होगी, मिडल टर्म के तौर पर कंसिडर होगी। अब उस मिडल टर्म को जब आपने निकालना है कि मिडल टर्म पे क्या वैल्यू आ सकती है, तो हम इधर r की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2+1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास होल पावर क्या आ जाए ओड नंबर में, यानी पावर फर्ज कर ली 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, 4। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 बनेगी तो अंडरस्टूड बात है फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू साइड पे चली जाएंगी, दरमियान में 2 मिडल टर्म्स बनेंगी, एक सेकंड और एक थर्ड। उस तरह की मिडल टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है n+1/2th टर्म, यानी एक टर्म का ये फार्मूला, दूसरी टर्म का n+3/2th टर्म। मतलब कि अगर फर्ज कर लिया n हमारे पास कितना था, 3+1 कितना हो गया, 4/2 यानी सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर 3+3 6/2 थर्ड टर्म। यानी अगर होल पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 आएंगी और मिडल टर्म का रोल कौन कौन प्ले करेगा, सेकंड और थर्ड टर्म। अब सेकंड और थर्ड टर्म निकलनी कहाँ से है, वो इसी फार्मूला से कि सेकंड टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी रिप्लेस करेंगे, 1, और अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी रिप्लेस करेंगे, 2 रिप्लेस कर दी जाएगी। ठीक है जी। यानी इस फार्मूला के मल्टीपल यूजेस हैं। ये चैप्टर 8 के अंदर बेसिक रोल प्ले कर रहा है इस फार्मूले के बाद। यानी कि अगर आपने कोई भी गिवन एक्सप्रेशन के अगेंस्ट टर्म निकालनी है, चाहे वो मिडिल टर्म के अगेंस्ट है, कोई टर्म ऐसी निकालनी है जिसमें कोफिशिएंट x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x की पावर 10 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट, तो यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से MCQs। एक पूछा गया है जी a+b होल पावर कितनी है, 7। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विदाउट एक्सपेंशन अगर हमने जस्टिफाई करनी हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होल पावर के केस में कितनी आ सकती हैं, 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ सकती हैं जी, 8। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग होल पावर होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उससे हमेशा एक नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। इसी तरह इसी एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मिडिल टर्म इसकी कौन कौन सी होगी। टोटल पावर इसकी कितनी है, 7 अब ओड नंबर में है, इधर पुट करेंगे 7+1 8, 8/2 4, यानी फोर्थ टर्म इसकी आ गई। फिर 7+3 10, 10/2 5, यानी फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो है वो इसकी मिडिल टर्म की पोजीशंस हैं। यानी ये जो ऑप्शंस दी गई हैं ये मिडिल टर्म की पोजीशन जस्टिफाई की गई। अगर वो कह दे कि मिडिल टर्म निकाल के दिखाएं, आंसर्स देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंगली है। अगर वो इसमें पोजीशन की बजाय टर्म्स पूछ लेता तो बहुत आसान काम था। वो टर्म्स हम कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन हमें पता चल गई। इसमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू कितनी पुट कर ले, 3+1 4 हो गया, n की वैल्यू 7, r की वैल्यू 3, a हमारे पास a ही कंसिडर होगा और b फिल वक्त b ही है। ठीक है जी। वैल्यूज रिप्लेस करें, हमारे पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। इसी तरह फिफ्थ टर्म निकालनी है तो r की जगह पे क्या पुट करें, 4+1 कितना हो जाएगा 5, n हमारे पास कितना है 7, r की जगह अगेंस्ट
कितना पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, a इज़ कंसिडर्ड एज a, यहाँ पे n की जगह 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, और यहाँ पे r की जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंगली जो एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है जी। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ये जो जनरल टर्म वाला है और मिडल टर्म वाला है, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है, ये जो फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं ये मिडल टर्म की पोजीशन एलोकेट करने के लिए कर रहे हैं कि मिडल टर्म कितनेवें नंबर पे आएगी, और मिडल टर्म होगी क्या, पहले पोजीशन फाइंड करेंगे और फिर अगर मिडल टर्म की वैल्यू निकालनी है तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली निकाली जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर आपका चैप्टर 7 और 8 क्लोज होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6।